और अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति से मिलने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति आवास पर सीएम योगी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा और सीएम योगी के बीच 2 घंटे तक मंथन का दौर चला। प्रधानमंत्री मोदी से भी लगभग 80 मिनट तक मुलाकात हुई है और अब थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। तो जो महत्वपूर्ण मुलाकातें थी 3 वो हो चुकी हैं। कल अमित शाह से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसी दौर में अनुप्रिया पटेल भी उस बैठक में आ गई थी। उसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होने जा रही है। थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। और अगर पार्टी और संगठन के लिहाज से बात करें तो लंबी चौड़ी बैठकें हुई हैं और इन बैठकों के दौर के बीच से कल सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब थोड़ी देर के बाद वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। और हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी बने हुए हैं और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से बने हुए हैं। अविनाश, अगर हम बात करें राष्ट्रपति से मुलाकात की तो लगभग कितनी देर के बाद ये मुलाकात हो सकती है? देखिए उद्देश्य, अब जो समय निकल कर अभी आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि लगभग 4 बजे के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वो सीधा हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और हिंडन एयरपोर्ट से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे वो अभी भोजन कर रहे हैं। भोजन के बाद कुछ देर विश्राम करेंगे और विश्राम के बाद फिर वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाएंगे और फिर सीधा वहीं से ही हिंडन एयरपोर्ट होते हुए लखनऊ के लिए उड़ान भर देंगे। तो ये अब तक का अपडेट है। आज सुबह उनकी मुलाकात काफ़ी लंबा चली, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात करें, चाहे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बात करें। प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात रही और जेपी नड्डा के साथ 2 घंटे के करीब ये मुलाकात रही, जिसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर तफसील से बातचीत की गई और केंद्र का जो दिशा निर्देश है उसको लेकर अब मुख्यमंत्री लखनऊ जा रहे हैं। अब लखनऊ में जो केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो परिवर्तन चाहते हैं, जो तमाम सारी चीजें चाहते हैं, जो समीकरण चाहते हैं, उसका इंप्लीमेंट होते हुए अब लखनऊ में दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी, ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि जो परिवर्तन आला कमान चाहता है, जो बदलाव चाहता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्या ये भी निकल कर सामने आया है अभी तक कि कौन से परिवर्तन आला कमान चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव आला कमान को चाहिए? और मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे लखनऊ आज तो आने वाले कुछ दिनों में क्या बदलता हुआ दिख सकता है? देखिए अवधेश, बदलाव केवल और केवल पार्टी के हित में चाहिए आला कमान को, हाईकमान को, कि 2022 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी साध सके, विजयी हो। जिस तरीके से सीटें 2017 में आई थी वही सीटें फिर एक बार, उससे ज़्यादा सीटें एक बार फिर 2022 में हो, क्योंकि आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का जो लक्ष्य है केवल 2022 का लक्ष्य है। उसकी सफलता के लिए हर वो कदम, हर वो मार्गदर्शन, हर वो सुझाव, हर वो निर्देशन मिला है योगी आदित्यनाथ को, जिसके जरिए लक्ष्य 2022 साधा जा सके। इसके अंतर्गत इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कार्यशैली यही है
कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर वो कदम उठाएंगे चाहे इससे किसी का भी नुकसान हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, लेकिन लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को 2022 में 325 से ज्यादा सीटें दिलवाने का हाईकमान का है और इस लक्ष्य के बीच में जो बाधा होगी उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ये लक्ष्य है, ये कार्यशैली है योगी आदित्यनाथ के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का। तो इस सारे सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री शाम तक पहुंचेंगे लखनऊ और लखनऊ में जो कुलबुलाहट, जो कयास, जो तमाम तरह के कयास पिछले एक महीने से लगाए जा रहे थे, बिल्कुल दिनेश जी। और सबसे अहम बात ये कि जब इस तरीके की बैठकों का दौर शुरू होता है तो कुछ लोगों को चिंताएं होती हैं। एक ऐसा भी वर्ग होगा पार्टी के भीतर ही या राजनीतिक गलियारे में जो खुश हुआ होगा कि हो सकता है कि कुछ उनके हिसाब से बेहतर हो जाए। तो अपने जो अलग अलग वर्ग थे, कम से कम खुश होने वाले वर्ग के लिए अच्छी खबर नहीं है, झटका लग गया मंसूबों को। देखिए अवधेश, जब कोई बैठक होती है, कोई लक्ष्य होता है, कोई साध्य होता है तो निश्चित रूप से कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, लक्ष्य 2022 कैसे साधा जाए, कैसे उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है इसमें एक बार फिर से विजय हासिल की जाए, क्योंकि बंगाल में जो रिजल्ट आया है उसके बाद यूपी को खोना नहीं चाहती हाईकमान, इसलिए वो सारे कवायद किए जाएंगे और वो कवायद का सिलसिला लगातार पिछले 15-20 दिन, एक महीने से जारी है। ए.के. शर्मा की मुलाकात, दत्तात्रेय हसबोले का आगमन, बीएल संतोष का 3 दिन का प्रवास, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ क्या इन तीनों से मुलाकात, ये सारी वो कवायद तो थी, लेकिन आज वो मुलाकात के बाद से सारी कवायद, सारी जो चिंताएं, सारी दुविधाएं वो दूर हो जाएंगी और दूर होने के बाद स्पष्ट पिक्चर जो है वो सामने होगा, क्योंकि ये दुविधा न पार्टी के लिए अच्छी है, न योगी के लिए अच्छी है, न मोदी के लिए अच्छी है, न अमित शाह के लिए अच्छी है, न नड्डा के लिए अच्छी है, न 2022 के लिए अच्छी है। तो जो चीज अच्छी नहीं है उसे ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा और दुरुस्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2022 के लिए चुनाव मैदान में उतर गई है। उसके लिए गठबंधन से बात करना, पार्टी के संगठन के अंदर बात करना, संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना, मंत्रियों का बदला जाना, मंत्रियों का नहीं बदला जाना, तमाम तरह के कयास जो लगाए जा रहे थे उसको विराम मिल जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर कुछ जरूर यथा स्थिति बदलेगी, किसी के पक्ष में जाएगी, किसी के विपक्ष में जाएगी, इससे आला कमान का कोई लेना देना नहीं है। संगठन पहला है, भारतीय जनता पार्टी पहला है, कमल निशान पहला है और यही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का है। किसी से भी बातचीत करते समय यही लक्ष्य होता है। बंगाल का में बने रहे, उत्तर प्रदेश में कहानी प्रचंड बहुमत वाली बनी रही। अविनाश, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है, कल गृह मंत्री से लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, उसी बीच अनुप्रिया पटेल भी उस मुलाकात में पहुंच गई थी। ये जो पूरा क्रम चला, क्या इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है कि क्या विस्तार हुई थी अचानक से उस बैठक के बीच, अनुप्रिया पटेल को क्यों बुलाया गया, कुछ स्पष्ट हो पा रहा है या सब कुछ बहुत मौन तरीके से, शांत तरीके से अंदर खाने चल रहा है? जी देखिए, अगर बात करें अवधेश तो बहुत सी चीज़ें बीजेपी बिल्कुल मौन रहकर कर रही है। अगर आप देखें तो 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें अगर बात करें तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन यहाँ का जो इतिहास रहा है, कभी भी कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं कर पाई, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें। इसीलिए दोनों राज्यों में बड़ी चुनौती है और इसीलिए इस चुनौती को बीजेपी ने भांप लिया है और तैयारियां शुरू कर दी है। और यही कारण है कि पहले बीएल संतोष देहरादून जाते हैं, वहां जाकर बैठक करते हैं, उसके बाद लखनऊ जाते हैं, लखनऊ में आकर बैठक करते हैं और तमाम सारी रिपोर्ट ले आते हैं। देहरादून की अगर हम बात करें तो कुछ ही दिनों में, अगले 2-4 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और जो वहां के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो जाने वाले हैं, संगठन के स्तर पर बैठक करने वाले हैं और चुनाव को लेकर ये काफी अहम बैठक होगी। तो ये उत्तराखंड का अपडेट है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आए हैं और जिस तरीके बीजेपी के 3 शीर्षस्थ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और चुनाव को लेकर जिस तरीके से
चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिस तरीके से कल बीजेपी के सहयोगी दलीय के प्रमुखों की चर्चा हुई है, चाहे उसमें अपना दल की बात करें, चाहे उसमें निषाद पार्टी की बात करें, गृह मंत्री ये भाप लेना चाहते हैं कि आखिर जो उनके सहयोगी दल है उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षा किस तरीके से बीजेपी से साथ है, उनका किस तरीके से समर्थन आगे लेना है, किस तरीके से उनका सहयोग लेना है और किस तरीके से उनके सहयोग के बलबूते राज्य में फिर से सरकार बनानी है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर मंथन हुआ है। कल जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल के साथ बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ, वहां पे जब हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि अनुप्रिया पटेल ने अपने लिए यूपी में भी मंत्रिमंडल की बात की है और केंद्र में भी अपने आप को सही स्थान दिलाने की बात कही है, तो जाहिर तौर से बात है कि ये काफी महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई है गृह मंत्री को। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देर शाम निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी पहुंचे। जिस तरीके से अगर बात करें तो 2017 में जब उनके साथ टाई अप हुआ, उसके बाद फिर टाई अप के बाद निषाद पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और गोरखपुर में चुनाव जीता भी उसने। उपचुनाव में भले से उसमें समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था उस वक्त, लेकिन फिर उनको साथ लाया गया 2019 चुनाव के ठीक पहले। लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन लिया गया और लोकसभा चुनाव में समर्थन लेकर यहाँ पे सीटें जीती गई। तो 22 में किस तरीके से उपयोग हो निषाद पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार निषाद समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा इलाहाबाद पहुंची थी और निषाद समुदायों के साथ जाकर बैठक की थी, बातचीत की थी। तो एक बड़ा वोट बैंक है, जितने खासतौर से अगर बात करें जो गंगा से लगे हुए इलाके हैं वो काफी ज्यादा निषाद समुदाय वहां रहते हैं। बिल्कुल, जो सामुदायिक जो राजनीति है वो कैसे सधेगी, उसको लेकर रणनीति क्या है ये भी जानेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास चलेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है, ताबड़तोड़ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच सवाल अविनाश जो उठा रहे थे वीरेश जी की, जो समाज की सियासत है, जो खासतौर से निषाद समुदाय की सियासत है, अन्य समाजों को जोड़ने की सियासत है, क्या वो अभी तक बेहतर ढंग से नहीं सध पा रही थी और इस दौरे के बाद कुछ और बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इन्हें साधने की कोशिशें और तेज होंगी? देश जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं, उनकी मुलाकात अमित शाह के साथ हुई, फिर अनुप्रिया पटेल की मुलाकात उनके साथ हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दरमियान ही ये मुलाकातें हुई। तो जाहिर सी बात है ये गठबंधन के लोग हैं और साथ में हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा बेहतर होना चाहिए, चुनावी समर में उतरी भारतीय जनता पार्टी इनसे और बेहतर क्या तरीके से काम ले सकती है, कैसे समन्वय स्थापित कर सकती है, और इनकी खुद की एक डिमांड होती है, क्योंकि जब चुनाव का वर्ष आया है तो ये डिमांड करेंगे। एक बार्गेनिंग होती है गठबंधन के दलों के बीच में, जिसे नाम तो कुछ दूसरा दिया जाता है लेकिन होती बार्गेनिंग है, एक दूसरे से ज़्यादा सीटें झटक लेने की, छीन लेने की, कि वहाँ से ज़्यादा वो विधायक बना सकें। बार्गेन किया जा रहा है, समन्वय स्थापित किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, लेकिन बिना संवाद के, बिना बात के न कोई बार्गेन होगा, न कोई बातें होंगी, न कोई कुछ होगा। ओम प्रकाश राजभर जो 2017 के उनके साथी रहे, जिनकी बहुत अहम भूमिका रही, जो 325 के करीब भारतीय जनता पार्टी ने सीटें पाई हैं, तो ये छोटे छोटे जो दल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल का जो दल रहा है और भी तमाम ऐसे छोटे दलों का सहयोग लिया गया था अमित शाह के द्वारा, जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2017 में, तब जाके ये भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली थी। वो फार्मूला पता है अमित शाह को, वो जानते हैं कि कोरोना काल में, जो कोरोना काल का की विभीषिका है, उसके बीच में जो सरकार का कामकाज रहा है, अधिकारियों का जो उत्पात रहा है और जो सामाजिक गठबंधन इधर का उधर हुआ है, साथ ही साथ जिला पंचायत के रिजल्ट ने बहुत कुछ उजागर किया और बहुत सारे रिपोर्ट्स हाईकमान के पास गए, तो उसको लेकर वो चिंतित हुए। चिंतित होने के बाद बिल्कुल, और बहुत 2022 के लिए तमाम बाकी है और उन पर काम होगा। हमारे साथ आप दोनों बने रहिए यहाँ पर।